नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के मिथिला इलाके के एक बहुत ही अनोखे त्योहार सामा चकेवा की। ये एक ऐसी कहानी है जो मिट्टी से गढ़ी जाती है और गीतों में सांस लेती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा झूठ, सिर्फ एक झूठी बात किसी को इंसान से पक्षी में बदल दे। है ना अजीब सी बात। बस यही दिलचस्प सवाल इस त्योहार की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस त्योहार की जड़ तक, इसकी पौराणिक कथा में। ये कहानी है एक बहन की, एक भाई की और एक श्राप की। तो कहानी की हीरोइन है सामा, जो भगवान कृष्ण की बेटी थी। मिथिला में भाई उनकी बहुत इज्जत थी, हर कोई उनकी तारीफ करता था। पर होता है ना, जहाँ तारीफ होती है वहाँ जलने वाले भी होते हैं। तो बस किसी ने ईर्ष्या में आकर सामा पर एक बहुत ही संगीन झूठा इल्जाम लगा दिया, और ये बात जब उनके पिता कृष्ण तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। और बस उसी गुस्से में बिना सच झूठ परखे उन्होंने अपनी ही बेटी को एक श्राप दे दिया। ये कोई मामूली श्राप नहीं था, उन्होंने सामा को एक पक्षी बना दिया। सोचिए कितना बड़ा अन्याय था ये। लेकिन कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। सामा के भाई चकेवा ने ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या और भक्ति से भगवान कृष्ण को उनकी गलती का एहसास कराया और अपनी बहन को श्राप से आजाद करवाकर ही दम लिया। तो देखिए, इस एक छोटी सी कहानी में कितने बड़े बड़े सबक छुपे हैं। एक तो ये कि झूठे इल्जाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा, भाई बहन का जो अटूट रिश्ता होता है उसकी ताकत। और सबसे बड़ी बात कि सच्ची भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो ये तो थी कहानी, पर ये कहानी आज भी जिंदा कैसे है, चलिए देखते हैं कि कैसे ये मिथक एक बड़े ही खूबसूरत त्योहार का रूप ले लेता है। ये जो पूरा त्योहार है ना, ये 3 खास हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो युवा लड़कियां होती हैं वो अपने हाथों से मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं, सामा की, चकेवा की और कई तरह के पक्षियों की। फिर हर शाम वो सब एक साथ आंगन में या खेतों में इकट्ठा होती हैं और वो गीत गाती हैं जिनमें यही पूरी कहानी सुनाई जाती है। और फिर आता है आखिरी दिन, जब इन मिट्टी की मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जो एक तरह से भाई बहन के फिर से मिलने का प्रतीक है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक ऐसा त्योहार है जिसे लगभग पूरी तरह से सिर्फ युवा और अविवाहित लड़कियां ही मनाती हैं, वही इसे आयोजित करती हैं। मतलब ये उनके लिए एक बहुत ही खास सोशल स्पेस बन जाता है। अच्छा, तो ये त्योहार सिर्फ कहानी और रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा मतलब भी है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन है। त्योहार का जो समय है और ये जो नाम है सामा और चकेवा, ये असल में उस इलाके में आने वाले प्रवासी पक्षियों के नाम से मिलते जुलते हैं। मतलब जब ये पक्षी मिथिला के वेटलैंड्स में आते हैं तभी ये त्योहार मनाया जाता है ना कमाल का इकोलॉजिकल लिंक। तो कहानी में जो ये पक्षी हैं वो सिर्फ पक्षी नहीं है, उनका एक सिंबलिज्म है, एक गहरा मतलब है। वो आज़ादी का प्रतीक है, बदलाव का प्रतीक है। सामा का पक्षी बनना एक तरह से उनके लिए एक परीक्षा थी, एक वनवास जैसा। और ये सब मिथिला के खूबसूरत प्राकृतिक माहौल से भी कहानी को जोड़ता है। अब भाई बहन के रिश्ते की बात हो तो राखी का त्योहार तो याद आता ही है, लेकिन सामा चकेवा रक्षाबंधन से बहुत अलग है। कैसे? देखिए, सामा चकेवा में मुख्य रूप से युवतियां शामिल होती हैं। इसकी जड़ें एक पूरी पौराणिक कथा में है। इसमें राखी के धागे की जगह मिट्टी की मूर्तियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका प्रकृति से जो गहरा नाता है वो इसे बिल्कुल अनोखा बना देता है। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, परंपराएं। पर क्या आज के जमाने में भी ये परंपरा उतनी ही मजबूती से जिंदा है? आइए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल जिंदा है। गाँव में तो आज भी ये त्योहार बिल्कुल अपने पारंपरिक अंदाज में पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हाँ, शहरों में थोड़ा रूप जरूर बदला है। वहाँ अब इसे कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर स्कूल के फंक्शन के तौर पर भी मनाया जाने लगा है। और इस कहानी का असर सिर्फ त्योहार तक ही नहीं है, इसने मिथिला की कला को, वहाँ की संस्कृति को भी बहुत गहराई से छुआ है। जो मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स है ना, उनमें अक्सर सामा चकेवा की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। और मैथिली लोकगीतों में तो ये कहानी आज भी गूंजती है।
और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि लोक कथा सिर्फ गुजरे हुए कल की निशानी नहीं होती, बल्कि वो किसी भी समाज की पहचान की एक जीती जागती आवाज होती है। और सामा चकेवा इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जो कहानियां हम सुनते सुनाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, वो असल में हमारी दुनिया को, हमारी सोच को किस तरह से बनाती और संवारती हैं?